जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह आया हूं आपके सामने एक बार फिर संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूं, मैं भी स्वस्थ हूं मेरे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की मेरे दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं समुद्री जल या समुद्री धाराओं द्वारा बनने वाली संरचनाएं मेरे दोस्तों। वो कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं उनको जानने वाले हैं और डिटेल में समझने वाले हैं कैसी वो संरचनाएं होती हैं। तो उससे पहले मैं आगे पढ़ाऊँ आपको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा मेरे दोस्तों। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूं मेरे दोस्तों। सागरीय जल द्वारा बनने वाली संरचना है। देखिए, सागरीय जल यानी कि वाटर सी, ठीक है, सी वाटर कह लीजिए, वाटर सी कह लीजिए, सी वाटर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाई सी वाटर, ठीक है, इसको हम समझने वाले हैं। देखिए मेरे दोस्तों, हर मुश्किल का हल निकलेगा और आज नहीं तो कल निकलेगा मेरे दोस्तों। तो चिंता मत करिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ संसार का भूगोल। तो देखिए मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सागरीय जल द्वारा बनने वाली संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों संरचनाओं की, तो मैं आपको बता दूं, एक होता है तटीय कगार या भृगु, ये भी कोस्टल क्लिफ्स बोलते हैं इसको। ये जो है सी वाटर द्वारा बनती है। तटीय कंदरा मेरे दोस्तों, कोस्टल केव्स, ये भी मेरे दोस्तों किसके जरिए बनती हैं? सागरीय जल द्वारा बनती हैं। तटीय स्तंभ या स्टैक बोलते हैं, ये भी सागरीय जल द्वारा बनते हैं। पुलिन या बीच बोलते हैं मेरे दोस्तों, तो ये भी क्या है, किसके द्वारा बनते हैं मेरे दोस्तों? सागरीय जल द्वारा बनते हैं। और रोदिका या बार्स भी जो है मेरे दोस्तों किसके द्वारा बनते हैं? ये भी किसके द्वारा बनते हैं मेरे दोस्तों? सागरीय जल द्वारा बनते हैं। और संयोजक रोदिका मेरे दोस्तों, कनेक्टिंग बार्स, ठीक है, संयोजक रोदिका या कनेक्टिंग बार्स, ये भी सागरीय जल द्वारा बनते हैं। और एक होता है मेरे दोस्तों तटरेखा, तटरेखा भी जो है मेरे दोस्तों किसके द्वारा बनती है? सागरीय जल द्वारा बनती है। और तटरेखा के द्वारा अनेक तट बनते हैं, जैसे मेरे दोस्तों रिया तट है, फियोर्ड तट है मेरे दोस्तों, हैपा तट है, अनेक तट हैं, उनको भी हम जानने वाले हैं आज कैसे कैसे कौन से तट बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आइए अगर हम जानते हैं सागरीय जल द्वारा बनने वाली संरचनाओं को। देखिए मैं समझा दूं मेरे दोस्तों, सागरीय जल क्या करता है। देखिए, सागर में लहरें चलती हैं, हम सभी जानते हैं, धाराएं चलती हैं, आगे हम पढ़ेंगे, गर्म धारा, ठंडी धारा, अटलांटिक महासागर की धारा, ठीक है मेरे दोस्तों, हिंद महासागर की धारा, ठीक है, या फिर प्रशांत महासागरीय धाराएं। और ज्वारीय तरंगे, जब ज्वार आता है या भाटा आता है मेरे दोस्तों, ज्वार जब आता है तो उसके साथ तरंगे आती हैं, वो भी सागरीय तरंगे आती हैं, वो भी मेरे दोस्तों अपर्दन करती हैं और समुद्री तट का और अनेक संरचनाएं बनाती हैं। और सुनामी आप जानते ही होंगे मेरे दोस्तों, सुनामी आती है। सुनामी में क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे समुद्र के नीचे कहीं पर मेरे दोस्तों भूकंप आ जाए और भूकंप के कारण जब मेरे दोस्तों जो है भूपटल जो है कंपन करता है, तो उसके साथ ही मेरे दोस्तों एक पानी का जो है बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ जाती हैं, वही सुनामी कहलाती हैं। 2004 में आई जापान में सुनामी, ठीक है मेरे दोस्तों। इस तरीके से बहुत सारी सुनामी आई हैं और हमारे यहाँ देश में भी आई है मेरे दोस्तों सुनामी। तो तटीय कगार अब पढ़ने वाले हैं हम, इनकी मदद से जो बनती हैं। सबसे पहले कौन सी संरचना पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों? वो पढ़ने वाले हैं हम तटीय कगार या भृगु। देखिए, इसमें समझ लीजिए, समुद्र तट का स्थलीय भाग समुद्र की ओर बढ़ा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों? तटीय कगार या भृगु कहते हैं। होता क्या है मेरे दोस्तों, आइए समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए एक तट है मेरे दोस्तों, समझते रहिए, ठीक है, ये तट है और ये समुद्र का पानी है। देखिए यहां पर समुद्र का क्या है, जल है, और ये लगातार इससे टकराता है। देखिए ये जब लगातार इससे टकराता है, तरंगे टकराती हैं मेरे दोस्तों, तरंगे टकराती हैं या सागरीय लहरें टकराती हैं मेरे दोस्तों, या धाराएं टकराती हैं या ज्वारीय तरंगे टकराती हैं, तो इसका जो है क्षरण करती हैं। और जब क्षरण करती हैं मेरे दोस्तों, तो क्या होता है, जो है इसका थोड़ा कटान हो जाता है अंदर की ओर और पानी अंदर तक थोड़ा सा चला जाता है। और इस तरीके से मेरे दोस्तों जो ये आगे की ओर निकला हुआ भाग है, ठीक है, ये धरातल का जो आगे की ओर निकला हुआ भाग है मेरे दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो आगे की ओर निकला हुआ ये भाग है मेरे दोस्तों, इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम मेरे दोस्तों तटीय कगार या भृगु, कोस्टल क्लिप्स कह देते हैं। ये वाला जो है मेरे दोस्तों बाहर की ओर जो निकला हुआ है, इसको हम बोल देते हैं कोस्टल क्लिफ, ठीक है, ये जो है कोस्टल क्लिफ है,
ठीक है, अब आगे हम समझते हैं मेरे दोस्तों, अगला है तटीय कंदरा कोस्टल केव्स। देखिए मेरे दोस्तों, तटीय कंदरा कोस्टल केव में क्या होता है, देखिए तटीय चट्टानें जहां संधियां, भ्रंश व कमजोर संरचना वही निर्माण करती हैं। ठीक है, यहां पर तटीय चट्टानें कैसी हो मेरे दोस्तों, जहां पर तटीय चट्टानों में संधियों हो या भ्रंश हो या कमजोर संरचना हो, या कैसी हो मेरे दोस्तों, कमजोर संरचना हो। आइए इसको भी जान लेते हैं कैसे बनती है, देखिए समझ लेते हैं। तटीय कंदरा, देखिए मैं बात कर रहा हूं यहां पे, बता दूं, तटीय चट्टान जहां संधियां हो। देखिए मान लीजिए समुद्र तट है, यहां पर क्या है, क्या है मेरे दोस्तों, ये संधि है या भ्रंश है, मान लीजिए धंसिया हुआ भाग है कोई, और कमजोर संरचना हो सकती है कोई भी। यहां पर जब मेरे दोस्तों पानी भरेगा, भरने के बाद मेरे दोस्तों यहां पर पानी जाना शुरू हो जाएगा इन संधियों में या भ्रंश में। ये वाटर है मेरे दोस्तों, क्या है, ये वाटर है समुद्र का, और इसमें अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और जब ये शुरू कर दिया मेरे दोस्तों, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे इसका जो संधि है या भ्रंश है, यहाँ पर क्या हुआ, कटान शुरू हो गया मेरे दोस्तों। और कटान शुरू हो गया तो एक गुफा जैसी संरचना अंदर की ओर बन जाती है, और पानी लगातार जो है मेरे दोस्तों यहाँ पर कटान करना शुरू कर देता है इस तरीके से। ठीक है, और अंदर तक चला जाता है, और एक गुफा जैसी, गुफानुमा या गुफा जैसी संरचना बन जाती है, केव्स जैसी, और इसी को हम बोलते हैं तटीय कंदरा या कोस्टल केव्स। ठीक है, आपने मूवी में वगैरह में देखा होगा। ठीक है, जब जो है मेरे दोस्तों मूवी के कुछ पात्र जो हैं इसके अंदर जाते हैं, अंदर समुद्र में तैरते हुए, और अंदर चले जाते हैं, छुप जाते हैं, इस तरीके के आपने सीन देखे होंगे मूवी वगैरह में। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, सागरी तरंगें तेजी से अपर्दन करती हैं, क्योंकि ये जो है कमजोर संरचनाएं होती हैं, और इनमें कटान करती चली जाती हैं अंदर। जैसे जैसे ज्वार आएगा मेरे दोस्तों तो पानी अंदर जाएगा, फिर कटान करेगा और अंदर की ओर निर्मित हो जाती है, और इस तरीके से मेरे दोस्तों ये मेहराब का भी निर्माण हो जाता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर दो चट्टानें थी, और दो चट्टानों से क्या हुआ मेरे दोस्तों, दो कंदराएं बन गई। देखिए दो कंदराएं बन गई, और यहाँ पर ये एक मेहराब जैसी संरचना बन गई। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। और ये भी क्या है मेरे दोस्तों, ये भी एक कंदरा बन गई है आसपास में ही। ठीक है, तो ये जो है मेरे दोस्तों, ये क्या है, मेहराब जैसी संरचना है। ठीक है, और ये मेहराब जैसी संरचनाएं बन गई हैं, आप देख रहे होंगे ये मेहराब जैसी संरचनाएं बन गई हैं। ठीक है, तो अब ये अगर गिर जाए तो मेरे दोस्तों इनसे क्या बनता है, तटीय स्तंभ या स्टैक बनता है। अगली संरचना तटीय स्तंभ या क्या बनते हैं मेरे दोस्तों, स्टैक, इसी से बनते हैं। देखिए अब आप समझ गए होंगे कि क्या है। देखिए कंदराओं के मिलने से बने प्राकृतिक मेहराब अस्थायी होते हैं। ये जो मेहराब बन गए हैं आप ये देख रहे होंगे, ये एक मेहराब जैसी संरचना बन गई है कि नहीं बन गई है। ठीक है, ये एक मेहराब जैसी संरचना बन गई है। ठीक है, और ये एक मेहराब जैसी संरचना बन गई है। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं अस्थायी होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लगातार कटान हो रहा है। ठीक है, लगातार अपर्दन हो रहा है, समुद्र की धाराएं जो है क्या कर रही हैं, लगातार अपर्दन कर रही हैं, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये मेहराब जो है गिर जाएंगे मेरे दोस्तों बीच में से। ठीक है, और बीच में से जब गिर जाएंगे तो पानी जो है इसके आसपास घूमना शुरू हो जाएगा मेरे दोस्तों, और घूमना शुरू हो जाएगा तो केवल ये संरचना बनेगी इस तरीके से, केवल ये संरचना बचेगी। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं मेरे दोस्तों, इसके चारों तरफ पानी हो जाएगा। ठीक है, या एक तरफ पानी हो जाएगा, और चारों तरफ से घूम के जब पानी हो जाएगा तो मेरे दोस्तों, तो इसको क्या बोल देंगे, हम इसको बोल देंगे तटीय स्तंभ या स्टैक बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या बन गए मेरे दोस्तों, तटीय स्तंभ या स्टैक बन गए हैं। ठीक है, ये समुद्र के तट के किनारे बहुत सारे पाए जाते हैं, अनेक देशों में देखे होंगे आपने, मूवी वगैरह में भी देखे होंगे। ठीक है, आप चाहें तो गूगल कर भी इनके डायग्राम देख सकते हैं। तो समुद्र में एक स्तंभ की भांति ही संरचना शेष बच जाती है, इसी को हम तटीय स्तंभ या स्टैक बोलते हैं। ठीक है, ये स्टैक बन गए हैं, स्टैक यानी तटीय स्तंभ। ठीक है, और इसके चारों तरफ मेरे दोस्तों क्या है, पानी भरा होगा, पानी आ जाएगा चारों तरफ। ठीक है, और ये समुद्र के बीचों बीच एक खड़ा हुआ हमें अपर्दित संरचना दिखाई देगी। जड़ में जो है मेरे दोस्तों पतला होगा, और ऊपर जो है ये क्या होगा, ऊपर जो है मेरे दोस्तों मोटे होंगे। इनको हम तटीय स्तंभ या स्टैक बोलते हैं। अब देखिए पुलिन या बीच क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। पुलिन या बीच क्या होता है, देखिए मेरे दोस्तों पुलिन या बीच में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई तट है, देखिए मैं बना रहा हूं तट, देखिए ये तट है। ठीक है, और ये तट है, और ये मेरे दोस्तों इससे लगा हुआ क्या है, समुद्र है। ठीक है, इससे लगा हुआ क्या है, ये सब समुद्र है।
ये पानी भरा हुआ है समुद्र का, ठीक है। अब होता क्या है, समुद्र जो है अपरदन के बाद जो अवसाद होते हैं मेरे दोस्तों, समुद्री जल स्तर तटरेखा के मध्य बालू, ठीक है, तटरेखा के मध्य में, जैसे मान लीजिए इसने कटान किया, कटान करने के बाद देखिए थोड़ा अंदर की ओर चला गया है पानी, और जब इसने मेरे दोस्तों क्या कर दिया है, अपरदन कर दिया है इसका, ठीक है, चट्टान का, और फिर यहाँ पर बालू, बजरी, मिट्टी आदि के अस्थायी जमाव कर देता है। बालू, बजरी, मिट्टी आदि के अस्थायी जमाव कर देता है। और यहाँ पर मेरे दोस्तों उथला समुद्र रहता है। उथला मतलब किनारे पर जो है मेरे दोस्तों बालू, मिट्टी वगैरह सब होती है, और यहाँ पर लोग जो है एक टूरिस्ट के रूप में आते हैं, टूरिस्ट के रूप में आते हैं मेरे दोस्तों। और यहाँ पर जो है किनारे पर कैसा होता है, समुद्र उथला होता है, और आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, ठीक है। ये जो है मुंबई में भी एक बीच है हमारे यहाँ, और मेरे दोस्तों चेन्नई में भी है, उड़ीसा में भी है, ठीक है, समुद्री तटों में, और गोवा में भी है। तो इस प्रकार की संरचना को हम बोल देते हैं बीच या पुलिन बोल देते हैं, ठीक है। ये एक अस्थायी संरचना है, लेकिन जो है कृत्रिम तरीके से इसको जो है स्थायी बनाए रखा जाता है। अगर हम खाली इसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्या होगा, कुछ दिन बाद जो है ये समाप्त भी हो सकता है, क्योंकि समुद्र जो है इसमें हस्तक्षेप करेगा मेरे दोस्तों, अपना हस्तक्षेप जरूर करेगा, और इसका जो है और ज़्यादा कटान कर इसको नष्ट भी कर सकता है, या फिर इसको वापस समुद्र में ले भी जा सकता है, ठीक है। अब देखिए रोधिका या बार्स क्या होते हैं, इनको समझ लीजिए। रोधिका या बार्स, देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, समुद्र का किनारा है, ये समुद्र का पानी है मेरे दोस्तों भरा हुआ, ये क्या है मेरे दोस्तों, किनारा है, ठीक है, समुद्र का। चट्टानी भी हो सकता है और गैर चट्टानी भी हो सकता है। रोधिका बार्स में क्या होता है, सागरीय तरंगों और धाराओं द्वारा, सागरीय तरंगों और धाराओं द्वारा किए गए निक्षेप के कारण निर्मित कटक या बांध को रोधिका कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कटक या बांध होता क्या है, देखिए समझ लीजिए। कटक या बांध में क्या होता है मेरे दोस्तों, आइए समझ लेते हैं। देखिए कटक या बांध, जब समुद्र का पानी मेरे दोस्तों आता है, आने के बाद वो जब टक्कर मारता है, ठीक है, या फिर अपने साथ कुछ अवसाद लेकर आता है, लाने के बाद या तो वो इसको इस तरीके से काट दे चट्टान को, मान लीजिए यहाँ तक चट्टान थी, ठीक है, टोटल चट्टान यहाँ तक थी पहले, ठीक है, इसको उसने इस तरीके से काटा कि मेरे दोस्तों इस तरीके से काटा है कि इसके देखिए यहां भी जल भरा हुआ है और यहां भी जल भरा हुआ है, और ये बीच में जो है चट्टान का अंश बचा हुआ है, जो किनारे के समांतर भी हो सकता है या किनारे को घेरे हुए भी हो सकता है, ठीक है। अब जो इस तरीके की जो संरचना बनी है मेरे दोस्तों, ये इसको हम बोलते हैं रोधिका या बार्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो कटक हो गया। अगर हम बांध की बात करें, बांध भी बनाया जा सकता है। वो कैसे बनाएगा, मान लीजिए समुद्र है, समुद्र ने क्या किया, अवसाद इकट्ठे करने शुरू कर दिए इसके समानांतर, ठीक है, इसके समांतर अवसाद ये इकट्ठे करने शुरू कर दिए और एक बांध जैसी संरचना बना दी। अपरदन के बाद जो अवसाद लेके आया वो इकट्ठे करके उसने यहाँ इकट्ठे करने शुरू कर दिए समुद्र में, और ये एक जो है मेरे दोस्तों इसके समांतर क्या बना दिया, एक जो है बांध बना दिया है, और बांध बना दिया है तो इसको बोल देंगे रोधिका या बार्स बोल देंगे, ठीक है। दो प्रकार का होता है मेरे दोस्तों, अपतट रोधिका और लूप रोधिका। देखिए अपतट रोधिका में क्या होता है मेरे दोस्तों, अपतट जो है मेरे दोस्तों जो तट के किनारे होता है, ठीक है, तट के किनारे होता है उसको अपतट रोधिका बोलते हैं। और जो मेरे दोस्तों लूप रोधिका में क्या होता है, लूप रोधिका में ऐसा होता है, मान लीजिए कोई द्वीप है, ये समुद्र है, समुद्र के अंदर कोई द्वीप है, इसके चारों ओर समुद्र ने क्या कर दिया है, अवसाद इकट्ठे कर दिए हैं, एक बांध बना दिया है, और इसको हम मेरे दोस्तों क्या कह देंगे, ठीक है, ये जो बांध बना दिया इसके चारों ओर, इसको हम बोल देंगे मेरे दोस्तों ये अवसाद इकट्ठे कर दिए हैं। यहां भी समुद्र का पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहां भी समुद्र का पानी भरा हुआ है, बाहर भी, ठीक है, ये बाहर भी, और ये द्वीप के जो किनारे हैं इसके चारों ओर क्या बना दिया है, एक बांध बना दिया है, इसको हम बोल देते हैं रोधिका। ये भी एक प्रकार की रोधिका है, और इसको बोल देते हैं लूप रोधिका। क्या बोल देते हैं, लूप रोधिका या लूप बार्स बोल देते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे लूप बार्स और अपतट रोधिका क्या होती है। अब बात करते हैं हम संयोजिका रोधिका। संयोजक रोधिका में क्या होता है, कनेक्टिंग बार्स। देखिए कनेक्टिंग बार्स में क्या होता है, देखिए यहीं से समझ लेते हैं, ये द्वीप है,
और द्वीप है मेरे दोस्तों, और ये क्या है मेरे दोस्तों, एक तट है। अगर मान लीजिए एक बार एक रोधिका इस तरीके से बन जाए कि एक किनारे को, समुद्र तट के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ दे, ठीक है, तो इस प्रकार की जो संरचना बनेगी मेरे दोस्तों, इसको बोलेंगे संयोजक रोधिका, क्योंकि ये संयोजन कर रही है, दो किनारों को जोड़ रही है। ठीक, अगर हम बात करें, एक रोधिका ऐसी भी हो सकती है मेरे दोस्तों कि जो एक तट को दूसरे द्वीप से जोड़े, ठीक है, द्वीप को तट से जोड़े मेरे दोस्तों, या एक तट को दूसरे तट से जोड़े। तो इस प्रकार की संरचना को, इस प्रकार के बांध को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, या इस प्रकार की रोधिका को क्या बोलते हैं, संयोजक रोधिका बोलते हैं। इनसे होता क्या है मेरे दोस्तों, लैगून झीलों का निर्माण होता है। अब आइए समझते हैं लैगून झीलों का निर्माण कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे दोस्तों, जैसे ये अंदर की ओर धसा हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से किनारा, ठीक, अब किनारा धसा हुआ है, अब साथ इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं किसने, समुद्र ने, और इस तरीके से क्या बनाता जा रहा है, इस तरीके से मेरे दोस्तों बांध या रोधिका बनाता जा रहा है समुद्र। अब उसमें थोड़ा सा हिस्सा मान लीजिए खुला हो सकता है और नहीं भी खुला हो सकता है, ये बंद भी हो सकता है, ये वाला हिस्सा जो है जो मैंने खुला दिखाया, ठीक है। यहां से समुद्र का पानी अंदर जाता रहता है अगर खुला हो है, और अगर बंद है तो मेरे दोस्तों पानी जो है ना बाहर का अंदर, मतलब अंदर का बाहर आ सकता है, ना बाहर का अंदर जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार एक झील जैसी रचना बन जाती है, झील बन जाती है मेरे दोस्तों, झील बन जाती है या झील जैसी संरचना बन जाती है, इसको हम मेरे दोस्तों लैगून झील बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए मेरे दोस्तों यहां पर द्वीप है बीच में, ठीक है, एक तो लैगून झील मेरे दोस्तों ये बन गई, ठीक। अब हुआ क्या, मान लीजिए यहां पर क्या है, एक क्या है मेरे दोस्तों, द्वीप है, ठीक है, दो द्वीप हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं। अब यहां पर आप साथ इकट्ठे करने शुरू कर दिया, इन द्वीपों को जोड़ना शुरू कर दिया रोधिका बनाकर समुद्र ने, ठीक है, और इस तरीके से क्या बन गई, और ये फिर क्या हुआ, फिर ये किनारे जुड़ गया, और इस तरीके से द्वीपों के मिलने से भी और किनारों के मिलने से भी क्या बन जाती है, एक झील बन जाती है। इसको भी हम लैगून झील बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये भी एक लैगून झील है मेरे दोस्तों, और ये भी एक लैगून झील है। तो दो लैगून झील इस तरीके से बन सकती हैं, अनेक प्रकार की झीलें बन सकती हैं, ठीक है, द्वीपों और तटों के मिलने से ही बन सकती हैं, ठीक है, द्वीपों और तटों को जोड़ने वाले क्या रोधिका से ही बन सकती हैं, कनेक्टिंग, ठीक है, कनेक्टिंग बार से बन सकती हैं, और मेरे दोस्तों दो तटों को मिलने वाली रोधिका से भी लैगून झील बन सकती है। और लैगून झीलों का उदाहरण मेरे दोस्तों हमारे देश में है भारत, ठीक है, भारत की उड़ीसा में स्थित, भारत के उड़ीसा क्या है मेरे दोस्तों, राज्य है भारत का, वहां पर एक चिल्का झील है, बहुत फेमस है, और ये भारत की सबसे बड़ी झील है मेरे दोस्तों। अगर सबसे बड़ी झील पूछे तो मेरे दोस्तों चिल्का झील है भारत की। अगर ये पूछे कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो भी चिल्का झील है मेरे दोस्तों। तो ये चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा में मेरे दोस्तों। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश और मेरे दोस्तों तमिलनाडु राज्य की सीमा पर है लगभग। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में ज़्यादा आती है, इसलिए आंध्र प्रदेश ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश ही ज़्यादातर लगाते हैं, ठीक है, और आंध्र प्रदेश ही माना जाएगा। अगर हम बात करें केरल की वेम्बनाड झील, ठीक है मेरे दोस्तों, तो वेम्बनाड झील भी बहुत बड़ी है, और ये भी कहाँ पर है, केरल में। ये सब जो है मेरे दोस्तों क्या के उदाहरण हैं, ये मेरे दोस्तों लैगून झीलों के उदाहरण हैं। चिल्का झील हुई, पुलिकट झील हुई और वेम्बनाड झील हुई, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये उदाहरण है मेरे दोस्तों किसके, ये लैगून झीलों के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों आगे तटरेखा या कोस्ट लाइन क्या होती है, इसको समझते हैं, तटरेखा या कोस्ट लाइन, ठीक है। देखिए मैं यहाँ तटरेखा को समझा दूं एक बार आपको। देखिए तटरेखा भी किसके द्वारा बनती है, ये भी मेरे दोस्तों समुद्र के ऐसा भाग जो जलीय भाग हो और स्थलीय भाग, ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली सीमा को ही क्या कहते हैं, तटरेखा कहते हैं। मान लीजिए किसी जो है क्या है मेरे दोस्तों, किसी देश का तट है और यहाँ पर क्या भरा हुआ है, समुद्र का पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये सब क्या है मेरे दोस्तों, समुद्र का पानी भरा हुआ है। कहीं अंदर होता है पानी, ठीक है, और कहीं बाहर होता है पानी, और कहीं तट बाहर की ओर निकला होता है, कहीं अंदर की ओर दबा हुआ होता है। तो देखिए जो तटरेखा बनाई जाती है मेरे दोस्तों, तटरेखा जो बनाई जाती है वो जो बाहर की ओर निकले हुए भाग होते हैं उनको एक सीध में लेकर बनाई जाती है, ये कहलाती है मेरे दोस्तों तटरेखा।
ठीक है, ये क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, तटरेखा। तो आइए मेरे दोस्तों तटरेखा को और विस्तार से समझ लेते हैं और इसके द्वारा बनने वाले तटों को भी समझ लेते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं समुद्र के द्वारा बनने वाली तटरेखा को। ठीक है, ये लास्ट है जो इसकी संरचना है, जो समुद्र द्वारा बनती है, लास्ट संरचना है, इसको जानते हैं तटरेखा। देखिए समुद्र तट का जलीय भाग अभी मैंने बता दिया, और समुद्री किनारा स्थलीय भाग के मध्य की सीमा को, ये सब जो सीमा है इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, तटरेखा बोलते हैं। देखिए मैंने बताया, मान लीजिए ये तट है, ये क्या है, किसी कटा हुआ कटा फिटा तट है मेरे दोस्तों किसी देश का। हमारा देश की जो मेरे दोस्तों जो जलीय सीमा है वो भी इसी प्रकार की है, क्योंकि सबके जो है मेरे दोस्तों समुद्र जो है उसको काट छांट के इस तरीके से कर देता है जलीय सीमा को। और मेरे दोस्तों क्या हुआ कि ये पानी भरा हुआ है समुद्र का, ठीक है, ये सब पानी भरा हुआ है। जहां अंदर की ओर धंसा होगा मेरे दोस्तों धरातल, वहां पर अंदर की ओर पानी होगा, जो बाहर की ओर धंसा होगा वो बाहर की ओर पानी होगा। अब मैंने बताया, क्या बताया इन्होंने, समुद्र तट जलीय भाग और समुद्री किनारे स्थलीय भाग के मध्य की सीमा। देखिए जो जलीय भाग है ये और स्थलीय भाग ये, ठीक है, इसके बीच की सीमा ये सब क्या है, तटरेखा के अंतर्गत आएगा। ये पूरा हिस्सा मेरे दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा, तटरेखा के अंतर्गत आएगा। या कह लीजिए मेरे दोस्तों जो समुद्र के किनारे स्थित जो किसी देश का धरातल है मेरे दोस्तों या तट है, उसके बाहर की ओर निकले हुए जितने समुद्र की ओर जो स्थित भाग होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तटरेखा कहते हैं। देखिए समुद्री तरंगें इसमें परिवर्तन करती रहती हैं। मैंने बताया समुद्री तरंगें जब उठेंगी या ज्वारीय तरंग हों मेरे दोस्तों या फिर समुद्री धाराएं हों, परिवर्तन जरूर करेंगी। और परिवर्तन करेंगी तो क्या होगा, काट छांट जरूर करेंगी। और जब काट छांट करेंगी तो मेरे दोस्तों अनेक प्रकार के तटों का निर्माण होगा। देखिए जहां पर क्या होता है, अधिक अवरोधी चट्टानें होती हैं, जहां पर मेरे दोस्तों ज्यादा कठोर चट्टानें होती हैं, समुद्र का जल उनको नहीं कुछ बिगाड़ पाता उनका, या उनका कटान नहीं कर पाता या प्रदन नहीं कर पाता, तो ऐसी जगह क्या बनते हैं, अंतरीप बनते हैं। देखिए मेरे दोस्तों अंतरीप में क्या होता है, अंतरीप एक ऐसी संरचना होती है, समझ लीजिए धरातल होता है ऐसा जो कि समुद्र में बहुत दूर तक चला जाता है और कैसा होता है, पतला होता है। और वो मेरे दोस्तों वो तीन ओर से क्या होता है, जल से घिरा होता है। देखिए मेरे दोस्तों यहाँ भी जल भरा हुआ है और यहाँ भी सब में जल भरा हुआ है समुद्र का, और यहाँ भी सब में जल भरा हुआ है। ठीक है, एक पतली संरचना धरातल की जो कि काफी दूर तक समुद्र में चली जाती है, पतली संरचना होती है। और तीन ओर से किससे घिरा होता है मेरे दोस्तों, वो किससे घिरा होता है, पानी से घिरा होता है। चारों ओर से नहीं घिरा होता, देखिए यहाँ से नहीं घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो है मेरे दोस्तों वो किसी देश का जो है धरातल है। ठीक है, मान लीजिए भारत का है, भारत के नीचे एक मेरे दोस्तों कन्याकुमारी जो है वो भी अंतरीप ही है। ठीक है, वो भी क्या है, एक केप है। ठीक है, जहाँ कन्याकुमारी स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन ओर से घिरा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, अंतरीप बोलेंगे। ठीक, तो जब इसको वो कटान नहीं कर पाया मेरे दोस्तों, चारों तरफ से कटान कर दिया इसने, तीन तरफ से कर दिया मेरे दोस्तों, सॉरी, इसका इधर से भी कटान कर दिया, इधर से भी, इधर से भी, लेकिन वो जो है पूरी तरीके से कटान नहीं कर पाया। तो इस तरीके से जो संरचना बनी उसको हम अंतरीप बोलते हैं। अगर हम बात करें कम अवरोधी चट्टानों से क्या होता है, खाड़ियों का निर्माण होता है। ठीक है, खाड़ियां समझ लेते हैं, खाड़ियां को क्या कहते हैं। देखिए खाड़ी शब्द देखिए दो तरीके से बोला जाता है अंग्रेजी में, एक होता है गल्फ और एक होता है वे। इसको भी जानेंगे, गल्फ और वे को क्या कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्या है मेरे दोस्तों, धरातल है, किसी देश का धरातल है। ठीक है, अब इसने क्या किया मेरे दोस्तों, ये धरातल था। ठीक, यहां पर जो है मेरे दोस्तों क्या थी, मान लीजिए इस जगह पर जो चट्टानें थी मेरे दोस्तों कैसी थी, कम अवरोधी थी, आसानी से अपरदन हो गया इनका। और समुद्र का पानी जो है मेरे दोस्तों इसका कटान करता चला गया, करता हुआ चला गया, और मेरे दोस्तों अंदर तक पानी चला गया है। ठीक है, समुद्र का जल अंदर तक चला गया है, और इस तरीके से कटान करते करते और इस तरीके की रचना बन गई है मेरे दोस्तों। क्या बन गई है, इस तरीके की रचना बन गई है धरातल में अंदर तक। ठीक है, यहाँ तक पानी चला गया है, और जो है एक ऐसी संरचना बन गई मेरे दोस्तों, जल की ऐसी रचना बन गई, जल राशि ऐसी जल राशि बन गई जो कि तीन ओर से किससे घिरी हुई होती है मेरे दोस्तों, तीन ओर से धरातल से घिरी हुई होती है। ऐसी जल राशि को मेरे दोस्तों क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। ठीक है, अब मेरे दोस्तों अगर बात करें खाड़ी, देखिए खाड़ी अगर बड़ी है, ठीक है,
बहुत बड़ी है तो उसको हम बोलते हैं वे, और अगर छोटी होती है मेरे दोस्तों तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, गल्फ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम भारत में बात करें तो आपने बड़े आकार की खाड़ी देखी होगी, देखिए मेरे दोस्तों, बड़े आकार की खाड़ी देखी होगी। कैसे देखी होगी? आपने जब मैप उठाया होगा भारत का तो आपने देखा होगा यहाँ पर बांग्लादेश है मेरे दोस्तों, ठीक है, ये सब बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश है ये, ठीक, और ये क्या है, म्यांमार है नीचे, और ये पश्चिम बंगाल है। तो ये मेरे दोस्तों ये सब जो पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये जो पानी भरा हुआ है इधर पश्चिम बंगाल के बराबर में, बांग्लादेश के नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसी में मौजूद है। यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे तो ये पूरा जो है ये बहुत बड़ा एरिया है, तो इसको बोल देते हैं वे ऑफ बंगाल, ठीक है, इसको बोल देते हैं बंगाल की खाड़ी। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों गुजरात में आपने देखा होगा, तो गुजरात में आपने देखा होगा एक कच्छ की खाड़ी है, ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है गुजरात में, तो इसको बोलते हैं हम कच्छ की खाड़ी, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, कच्छ की खाड़ी, क्योंकि यहाँ पर कच्छ का इलाका है, क्योंकि छोटा एरिया है और तीन ओर से यहाँ पर जलराशि घिरी हुई है समुद्र की, तो इसको हम छोटी रचना को बोल देते हैं गल्फ। तो गल्फ ऑफ कच्छ है ये मेरे दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। छोटी जो राशि है, जलराशि जो तीन ओर से घिरी होती है, किससे, छोटी जलराशि समुद्र की जो तीन ओर से किससे घिरी हुई हो, धरातल से घिरी हुई हो, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, गल्फ। और अगर बड़ी जलराशि है जो तीन ओर से घिरी हुई है धरातल से, ठीक है, समुद्र की जलराशि, तो उसको हम बोलते हैं बे, ठीक है। और हम अंतरीप की बात करें तो ऐसा धरातल जो तीन ओर से समुद्री जल से घिरा हो और अंदर तक पतला हो, जो समुद्र में अंदर तक जाता हो, ऐसा धरातल और तीन ओर से घिरा हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, अंतरीप बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं फ्योर्ड तट। फ्योर्ड तट क्या होता है, देखिए, यह हिमानीकृत उच्च भूमि के धंसने से किनारे पे खड़ी दीवारें बन जाती हैं, इसको नार्वे का तट बोलते हैं। मान लीजिए हिमानीकृत, आप समझ गए होंगे यहाँ पर हिम जरूर होगा, यानी हिम यानी कि बर्फ, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई समुद्र का किनारा है, ठीक है, और समुद्र का किनारा है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या था मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या था, बर्फ जमा हुआ था। मान लीजिए यहाँ पर जो है पहले बर्फ जमा हुआ था, ये सब, ठीक है, और जब बर्फ जमा हुआ था और यहाँ पर क्या था, पानी था, समुद्र का जल है, और ये अचानक खिसक जाए नीचे, ठीक है, और जब ये खिसक जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो है ये समुद्र में खिसक जाए, फिर यहाँ पर एक खड़ी संरचना बन जाएगी, और इस खड़ी संरचना को ही मेरे दोस्तों क्या कह देंगे, इसी को हम क्या कह देंगे मेरे दोस्तों, इसी को फ्योर्ड तट कह देंगे, फ्योर्ड तट कह देंगे, ठीक है, फ्योर्ड कोस्ट बोल देंगे। ये खड़ा जो है इस तरीके से रचना बन गई है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, फ्योर्ड तट या फ्योर्ड कोस्ट बोल देंगे, ठीक। अब ये अभी आप समझ गए, ये भी आप समझ गए। अगला हम पढ़ते हैं रिया तट क्या होता है, रिया तट, ठीक है, रिया बहुत फेमस है और आपको याद रह जाएगा रिया कोस्ट, ठीक है। अगर फ्योर्ड की बात करें, फ्योर्ड कोस्ट यानी फोर्ड एक ट्रैक्टर आता है, उसके जरिए भी आप समझ सकते हैं। तट रेखा तो आप जान ही गए हैं। अब देखिए डाल्मेशियन तट, अब पहले रिया तट को पढ़ लेते हैं। नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि का धंसना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिया कोस्ट बोलते हैं। देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये क्या है, एक भूमि है जो उच्च भूमि मतलब समुद्र से ऊंची भूमि है, और यहाँ पर कोई नदी है जा रही है बीच में से, ठीक है, और इसने क्या हुआ, अवसाद लाई इकट्ठा किए, और इकट्ठा करने के बाद समुद्र के किनारे एक ऊंची भूमि बना दी है इसने, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये सब ऊंची भूमि बना दी है इसने। अब ऊंची भूमि बना दी, फिर क्या हुआ, ये उच्च भूमि धंस गई अचानक, ठीक है, कहीं भी धंस सकती, यहाँ से धंस जाए, यहाँ से धंस जाए, ठीक है, और इस तरीके से क्या हो गई, संरचना बन जाएगी एक, जो कि समुद्र की ओर तो मेरे दोस्तों गहरी होती जाती है, और पीछे की ओर समुद्र से जैसे जैसे दूर जाओगे तो इसकी जो है रचना कैसी होती जाती है मेरे दोस्तों, इसकी गहराई जो है कम होती जाती है, और समुद्र का पानी यहाँ पर भरा पाया जाता है, ठीक है, ये समुद्र का पानी इसमें भर जाएगा, और इस रचना को क्या बोल देंगे मेरे दोस्तों, ये सब समुद्र का पानी है, समुद्र का जल है, ये यहाँ तक भर जाएगा, और नदी तो ये आ ही रही है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार की जो रचनाएं हैं ये अनेक रचनाएं बन जाती हैं, जहां जहां पर भी क्या है मेरे दोस्तों, उच्च भूमि धंस जाएगी, जो नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि है, ठीक है, मतलब अवसाद से भी इकट्ठा करके लाई हो, चाहे वो उसने अपर्दित कर दी हो, ऊंचा नीचा हो ये एरिया, और वो धंस जाए,
ठीक है। तो इस प्रकार के रिया तट बोलते हैं, रिया कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर है मेरे दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो ये भारत है, ठीक है, और ये गुजरात है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, ये पश्चिम बंगाल है। तो प्रायद्वीपीय भारत मेरे दोस्तों गुजरात से लगभग शुरू होता है, मध्य प्रदेश से भी शुरू होता है मेरे दोस्तों। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान का कुछ भाग आता है, झारखंड, ठीक है, झारखंड का भी कुछ भाग आता है, छत्तीसगढ़ का भाग आता है, ये सब प्रायद्वीपीय भारत में आता है। उससे नीचे का, मध्य प्रदेश से नीचे का सारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। और ऊपर का मेरे दोस्तों क्या है? उत्तर का मैदान कहलाता है, ठीक है। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत में ये जो पश्चिमी तट है, ये वाला, इधर वाला, ये जो है मेरे दोस्तों पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, ठीक है, उत्तरी भाग मतलब ये नॉर्थ है मेरे दोस्तों, ऊपर की ओर जाओगे नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, ये पूरब है मेरे दोस्तों, ये पश्चिम है, ठीक। तो जैसे ही यहां पर जाएंगे आप तो इसका मतलब महाराष्ट्र का कुछ इलाका, ऊपरी महाराष्ट्र का हो गया, या महाराष्ट्र भी पूरा शामिल कर सकते हैं इसमें, और इसमें गुजरात का दक्षिणी भाग मेरे दोस्तों। तो ये गुजरात है, गुजरात का दक्षिणी भाग, यहां पर ये संरचनाएं बहुत मिलती हैं, ठीक है। कौन से? रिया तट, रिया कोस्ट, ठीक। अब रिया कोस्ट बनते कैसे हैं मैंने बता दिया, या तो अपर्दित भूमि से बनेंगे, ठीक है, जो किसने कर दी है? किसी नदी आई, नदी ने क्या किया? उसको अपर्दित कर दिया, उस भूमि को, उच्च भूमि को, और अपर्दित कर दिया तो उसमें उबड़ खाबड़ जगह बनेंगी और वो नीचे धंस जाएंगी, तो उसमें पानी भर जाए तो उसको क्या बोल देते हैं? रिया कोस्ट बोल देते हैं। या फिर कोई उच्च भूमि है और वो भी धंस जाए और वहां पर पानी भर जाए मेरे दोस्तों, किसका पानी भर जाए? समुद्र का, तो उसको भी हम क्या बोल देते हैं? रिया कोस्ट बोल देते हैं। और रिया कोस्ट में होता क्या है? जो समुद्र की ओर होता है वो गहरी होती है, और जो समुद्र से दूर जाओगे तो वो कैसी हो जाती है? उथली होती चली जाती है। अब डालमेशियन तट को समझ लेते हैं। डालमेशियन तट में क्या होता है? देखिए डालमेशियन तट को समझ लेते हैं। समांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों का धसाव, यूगोस्लाविया का डालमेशियन तट। यूगोस्लाविया देश है, वहां पर एक डालमेशियन तट है, ठीक है। उसी के नाम पर जो है मेरे दोस्तों एक जो है संज्ञा दे दी गई है, डालमेशियन तट। होता क्या? देखिए मेरे दोस्तों, इसने बताया समांतर पर्वतीय कटकों। देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये समुद्र का जल भरा हुआ है, ठीक है, समुद्र तट है, और इसके समांतर क्या है? एक पर्वत श्रेणी है, मान लीजिए पर्वतीय कटक है कोई, ठीक है, ये पर्वतीय कटक है, ठीक है। इस तरीके से पर्वतीय कटक मतलब ये ऊंचा है और पर्वत के आकार का है, ठीक है। हुआ क्या है? इसमें जो है तटों का धसाव हो जाए, पर्वतीय तटों का धसाव। अब ये जो है मान लीजिए ये वाला एरिया है, ठीक है, ये एरिया धस गया नीचे, कुछ एरिया ये धस गया, कुछ एरिया ये धस गया, कुछ एरिया ये धस जाए, इस तरीके से जो है धस जाए, ठीक है। ये पर्वत है, पर्वतीय कटक है जो कि समुद्र के किनारे है, ठीक है। अब ये धस जाए तो यहाँ पर क्या भर जाएगा मेरे दोस्तों? समुद्र का जल भर जाएगा, और समुद्र का जल भर जाएगा तो एक बहुत सुंदर सी रचना बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और टूरिस्ट वगैरह बहुत आते हैं ऐसी जगहों पर, ठीक है, और इस तरीके से लाइन से बन जाएंगे, ठीक है। तो इनको क्या बोल देते हैं हम? डालमेशियन तट बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए हैपा तट या निमग्न भूमि का तट, निमग्न भूमि, हैपा कोस्ट और सबमर्ज लोलैंड कोस्ट, इसमें क्या होता है? मान लीजिए कोई समुद्र तट है, ये समुद्र है, यहां पर मेरे दोस्तों क्या है? ये क्या है? धरातल है समुद्र के किनारे। हुआ क्या है? जो एक तो होती है उच्च भूमि, ठीक है, मान लीजिए उच्च भूमि है ऊपर की ओर, और ये क्या है मेरे दोस्तों? निम्न भूमि है, ठीक है, नीची भूमि है। अब ये समुद्र के किनारे स्थित है, ये नीचे धंस जाए, ठीक है, और जब नीचे धंस जाएगी तो इसी रचना को क्या बोल देंगे हम? इसको हम बोल देंगे हैपा तट या निमग्न भूमि तट, ठीक है। और ये यूरोप का बाल्टिक तट जो है बहुत फेमस है इसके लिए, ठीक है। यूरोप का बाल्टिक तट जो है इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, किसके लिए? हैपा तट के लिए, ठीक है। हैपा तट का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब हम करते हैं निर्गत समुद्र तट। देखिए इसमें क्या है? निर्गत तट में आप समझ रहे होंगे स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से। गुजरात का काठियावाड़ तट जो है बहुत फेमस है इसके लिए। स्थल खंड या तो ऊपर उठ जाए या समुद्री जल स्तर का नीचे चला जाए, ठीक है। होता कैसे? आइए समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए ये समुद्र का
तट है, मतलब स्थलखंड स्थल भाग है। और ये क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो है ये समुद्र का पानी है, ठीक है, ये समुद्र तट है। या तो ये भूमि ऊपर उठ जाए, ये वाली भूमि या तो मेरे दोस्तों ऊपर उठ जाए ये, ठीक है, ये भूमि या तो ऊपर उठ जाए या फिर समुद्र का पानी नीचे चला जाए, तो ये भाग काफी ऊंचा दिखाई देगा समुद्र से, ठीक है। तो इस प्रकार की रचना को हम निर्गत समुद्र तट बोलते हैं, और ये ऊंचा दिखाई देगा खड़ा हुआ सा, और इसको हम बोल देंगे निर्गत समुद्र तट, ठीक है। और ये कहाँ का उदाहरण है, गुजरात का काठियावाड़ तट जो है मेरे दोस्तों किसका उदाहरण है, निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। तो हमने समुद्र तट द्वारा बनने वाली संरचनाओं को, मतलब समुद्र जल द्वारा बनने वाली संरचनाओं को पढ़ लिया हमने। समुद्री धाराओं द्वारा बनने वाली संरचनाएं कह लीजिए, या फिर सुनामी द्वारा बनने वाली संरचनाएं कह लीजिए, या समुद्री तरंगों द्वारा बनने वाली संरचनाएं कह लीजिए, ये सारी पढ़ ली हमने आज, ठीक है मेरे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे आगे हिमानी द्वारा बनने वाली संरचनाओं को पढ़ेंगे। और मेरे दोस्तों मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ना भी अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कीजिए अगर कोई कमी आपको मेरे में नज़र आ रही है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।